शुरू में हम देखते हैं कि राजकुमारी और हमारा हीरो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो बोलते हैं तुम बाहर क्या कर रही हो। फिर हमारी राजकुमारी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है, पूछता रहता है तुम्हें किसने देखा तो नहीं ना महल से बाहर निकलते हुए। तो वो पूछती तुम पहले मुझे बताओ कि तुम मुझे बिना बताए वहाँ से क्यों चले गए। हीरो कुछ बोलता नहीं तो हमारी राजकुमारी बोलने लग जाती है कि क्या तुम जा रहे हो। तो हमारा हीरो बोलता है उसके बाद हमारी राजकुमारी बोलती ठीक है ये तो अच्छी बात है कि तुम जा रहे हो। इसी बीच वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। हमारा हीरो राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और हाथ से भागने लग जाता है। उसके बाद वो एक जगह जाके छुप जाते हैं। वो लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे हीरो ने इनविजिबल वाला कपड़े का इस्तेमाल किया होता है। इस वजह से थोड़ा दोनों क्लोज भी आ जाते हैं। फिर हमारा हीरो हट जाता है, फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारी राजकुमारी बोलती है कि तुम वापस नहीं आओगे। तो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, और पर उसको ना याद के लिए एक पत्ता दे देता है जिस पत्ते से उन्होंने चांद को देखा होता है। और ये पत्ते पाने के बाद हमारी राजकुमारी को सारी बातें याद आने लगती है कि उन लोगों ने कैसा समय बिताया होता है, कैसे साथ थे। और सारी चीज़ों को याद करने के बाद हमारी राजकुमारी बहुत सैड हो जाती है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें घर नहीं जाना। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि हमें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारी राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सारी पुरानी यादों को याद करती है और उसके बाद वो बहुत सैड हो जाती है। फिर वो हमारे हीरो को बोलती है ठीक है मैं सारी चीज़ों को भूल जाऊंगी। जैसे ही ये बात बोलती है उनके माथे से वो मोहर गायब हो जाती है। हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा मोहर, और यहाँ पे पंडित जी को भी पता चल जाता है कि राजकुमारी की मोहर चली गई है। ये जानने के बाद तो बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं राजकुमारी को हमारा हीरो बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ। हमारी राजकुमारी बोलती है नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और बोलते हैं कि इन्हें पकड़ो। और फिर हमारी राजकुमारी बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। पर तब तक ना वहाँ पे लोग मतलब गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और सिपाही उन्हें पकड़ने के बाद बोलते हैं इन्हें ले चलो। पर राजकुमारी उन्हें बोलती है कि इसे छोड़ दो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो भी सुमो के दोस्त से पूछते हैं कि सुमो का है। आज सुमो हमारे हीरो का नाम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सुमो का दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है मेरे किले में गए राजकुमारी से मिले। और ये बात सुनने के बाद रूबी को कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो विलन आता है और उसके साथ बातें करता है। हीरो बोलता है कि तुम राजकुमारी के साथ क्या करना चाहते हो। तो ये विलन बोलता है कि मैं उसके साथ क्या करना चाहता हूँ, जो उसने गलती की है उसकी सजा उसे मिलेगी। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि उसे अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वो सिपाही तलवार निकाल लेते हैं पर हमारा विलन बोलता है रुको रुको देखूं मैं ये क्या कर सकता है। फिर हमारा हीरो उस पर मैजिक करता है पर उससे कुछ नहीं होता। और ये देखने के बाद तो हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है कि इससे कुछ हुआ क्यों नहीं। तो वो विलन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इस मैजिक को मैं तोड़ नहीं सकता, उससे भी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन को मैं जानता हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी राजकुमारी को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि उनके माथे से सील गायब हो गई है। ये सोच सोच के बहुत परेशान हो रही होती है और हमारे हीरो के बारे में भी सोच रही होती है कि उसे सिपाहियों ने पकड़ के रखा है, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये सोच सोच के हमारी राजकुमारी बहुत परेशान हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं सबके सामने। वहाँ पे पंडित जी राजकुमारी को चेक कर रहे होते हैं कि उनकी मोहर सच में टूट गई है क्या नहीं। पर उन्हें पता चलता है कि सच में उनकी मोहर टूट गई है। उसके बाद वो जाके बता देते हैं राजा जी को सच में उनकी मोहर टूट गई है। इस चीज से राजा जी परेशान हो जाते हैं, राजकुमारी के पिताश्री भी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे विलन आता है, बोलता है जैसी माँ वैसी बेटी, ये भी तो अपनी माँ पर गई है। इसकी माँ भी पहले किसी और आदमी के साथ भाग गई थी और ये भी तो वही कर रही थी। कल रात को हमने इसे एक लड़की के साथ पकड़ा था, ये उसके साथ भाग रही थी। ये बात सुनने के बाद तो राजकुमारी के पिताश्री भी चुप नहीं रहते। वो बोलते फालतू बातें मत किया करो जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो। ये बात सुनने के बाद दोनों मंत्रियों में झगड़ा हो जाता है और इसी बीच हमारे राजकुमार आ जाते हैं। राजकुमार बोलते हैं कि विलन को कि आपकी वजह से हमारा देश सभी खतरे में, आपने हमारी सेनाओं को क्यों अच्छी तरह से खाना नहीं दिया। हमारा राजकुमार बोलता है पंडित जी आप तो सारी बातें जानते हैं। फिर हमारे पंडित जी राजा जी के पास जाते हैं। राजा जी बोलते हैं कि कंसन की ताकत के लिए ईश्वरी ताकतें ढूंढ लेगी। फिर पंडित जी बताते हैं कि राजकुमारी का मोहर टूट गया है। ये सुनने के बाद हमारे राजकुमार देखता है, फिर बोलता है ये तो कंसन की होने वाली राजकुमारी, तो इसमें परेशानी क्या है। तो विलन बोलता है कि सारी ताकतों को प्राप्त करना ये राजकुमारी की जिम्मेदारी है। अगर आपने शादी करने के लिए जोर दिया और शादी करने के बाद भी ये सत्य प्राप्त नहीं कर पाई तो ये कंसन डूब जाएगा। ये सुनने के बाद राजा जी बोलने लगते हैं कि अगर राजकुमारी शादी से पहले सत्य प्राप्त नहीं कर पाई तो बाई महल में राजकुमारी जहाँ रह रही थी वहाँ पे सबको मौत की सजा मिलेगी। ये कह के वहाँ से चले जाते। फिर हमारे राजकुमार उन्हें रोकने की कोशिश करते पर वो सुनते नहीं है। फिर वो विलन बोलता है कि सुमो को बुला, मतलब हमारे हीरो को बुलाओ। फिर हमारा हीरो आता है, फिर उसे पूछा जाता है। फिर वो विलन बोलता है कि राजकुमारी इतनी भी मासूम नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। राजकुमार आपको पता
है ये बियर क्लब से भाग रही थी इस लड़के के साथ। ये बात सुनने के बाद राजकुमारी के पिताश्री भी गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी बातें सुन के हमारे हीरो को भी गुस्सा आ जाता है। वो बता देता है कि इसने मुझे राजकुमारी के पास भेजा था जाके मैं राजकुमारी का मोहर तोड़ सकूं। सारी बातें सुनने के बाद बोलता है कि तुम तो अच्छी बातें बना लेते हो। फिर वो सिपाहियों को बोलता है कि तुम इसे ले जाओ और इसे मार डालो। फिर हमारा राजकुमार उसे रोक देता है। फिर बोलता है आप इसे मारने की क्यों सजा दे रहे हो। फिर वो बोलता है कि अरे राजकुमार आपका दिल इतना बड़ा है, आपको पता नहीं उसने राजकुमारी को अपवित्र कर दिया है, तो इसे मारने की सजा तो मिल ही जाएगी ना। फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आपकी शादी तक मैं इंतजार कर ही लेता हूँ। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हमारी राजकुमारी सुमो की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे इसलिए आए तो। फिर वो माफी मांगता है। फिर बोलती है राजकुमारी काश हम मिले ना होते। फिर वो पंडित जी के पास जाते हैं, पूछती है कि अब कुछ हो सकता है क्या। फिर पंडित जी बताते हैं कि मोहर तो खाली माथे में लगता है, पर असली बात तो ये है कि आपके दिल में अगर कोई पुरुष के लिए प्यार जाग जाए तो मोहर ऑटोमेटिकली टूट जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारी राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती है और सारी चीजें सोचने लग जाती है कि अब उसके फैमिली के साथ क्या होगा और क्या नहीं, और हमारे अपने राज्य के बारे में भी सोचने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि मेरी छोटी बहन भी है। फिर वो सोचती है अगर मैं मर जाऊँ तो भी ये सारी चीजें मेरी छोटी बहन को मिल जाएगी और मेरी छोटी बहन इस राज्य की ताजरानी बन जाएगी। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचने के बाद वहाँ से कूद जाती है और उसके बाद वो सुमो उसको बचाने की कोशिश करता है, पर सुमो उसे बचा नहीं पाता है और वो उसे बोलता है राजकुमारी। और वहाँ पे राजकुमारी बोलती है कि मुझे भूल जाना और सारी बातों को भी। फिर हमें दिखाया जाता है सुमो को जेल में। के मौत के बाद हमारे हीरो बहुत उदास हो जाता है। फिर हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जो पंडित जी के साथ बातें कर रहा होता है। कैंगरू सेना जल्दी मेरे शहर में आ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे जल पुरुष और जलपरियों को घेरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ा वाला युद्ध जहाँ पे मिरर शहर और कमजोर शहर की लड़ाई चल रही होती है। एपिसोड के फर्स्ट में जब हमने सुमो को देखा था चलते हुए बर्फीले जगह पे, हम वहीं पे देखते सुमो को। सुमो याद कर रहा होता है राजकुमारी को और उसके पाउच को पकड़े हुए चल रहा होता है और राजकुमारी के बारे में सारी चीजें याद कर रहा होता है कि राजकुमारी कैसे कूदी होती है और राजकुमारी को उसने बचाने की कोशिश की होती है, फिर भी वो बचा नहीं पाता और उसे ऐसा गिल्ट होता है कि उसके वजह से राजकुमारी मरी है। और इस वजह से ना वो ऐसे चले जा रहा था राजकुमारी को याद किया जा रहा था। उसके बाद एक वक्त आता है जहाँ पे वो ऐसे मतलब बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो राजकुमारी को याद करे जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुमो के माथे में जो मोहर होती है वो भी गायब हो जाती है। इन सारी चीजों को आसमान से दोनों देख रहे थे। फिर रानी बोलती है 100 साल बीत गए फिर भी यूनो ऐसे का वैसा ही रह गया है, शासक बदल गया है फिर भी ये नहीं बदला। फिर ये बच्चा बोलता है पर रानी अचानक से युद्ध के बाद कांगचंग तबाह हो गया और कैंगरू उसका तो विकास हुआ। 100 सालों से युंगो के बारे में लिख रहा हूँ, पर कांगचंग एक बेरहम देश है। युंगो के लोग अभी भी तकलीफ में है, उनकी तकलीफ का अंत कब होगा। ये सुनने के बाद रानी उसे बताती है कि युंगो के लोगों की किस्मत उनके हाथों में है, वो चाहे तो बदल सकते हैं और तो वह अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहने के बाद वो नीचे की तरफ देखने लग जाती है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है एपिसोड फर्स्ट में जो हुआ होता है। लड़की उसका भविष्य बताते हैं सुमो का। आज सुमो वो अपना भविष्य देखकर शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया तो लड़की सबके साथ बैठे बैठे सूप पी रही होती है और फिर वो देखती है हमारे सुमो को अकेले बैठे हुए। फिर उसके पास जाती है अपना सूप देती है उसे पीने के लिए, पर सुमो मना कर देता है। फिर भी उससे पकड़ा देती है अपना, पर हमारा सुमो पीता नहीं है और उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की बोलने लगती है कितना अजीब है। फिर उन लोग चलते रहते हैं। फिर चलते चलते एक जगह पे जब उन लोग देखते हैं कि एक बर्फीला फूल खिला है तो वहाँ पे उस फूल के लिए सब लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ पे चट्टानें बर्फ की टूट के गिरने लग जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर हमारा हीरो उस लड़की को पकड़ता है, फिर आसमान में उड़ने लग जाता है और वो सारी बर्फ की चट्टानें उन लोगों के ऊपर गिर जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है किल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि ये तारा, इसका मतलब ये है कि वो आदमी आ चुका है वापस। उसके बाद वो कुछ गिनने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को जिस लड़की के साथ बात कर रहा होता है और वो लड़की बोलती है अरे वो तो मिरर किला है ना। वो बोलता है हाँ वो मिरर किला है। फिर वो बोलता है सुनो ना मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, एक काम करो ना मुझे मिरर किला तक छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें अपनी जड़ी बूटी तुम्हें दे दूंगी। उसके बाद सुमो बोलता है उसे कहाँ से कैसे जाना है। फिर वो बोलती है ठीक है चलो हम लोग साथ में चलते हैं, तुम भी तो वहीं पे जा रहे हो ना। फिर दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर हमारा सुमो बताता है सुमो।
फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। फिर हमें अपनी राजकुमारी को दिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि राजकुमारी जिंदा है और राजकुमारी वो सारी बातें सोच रही होती है। महल में थी, उनके साथ क्या क्या हुआ होता है और वो कैसे वहाँ से कूद गई होती है। और जब वो कूदी होती है तब साई लंगोटी उन्हें आके बचा लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजकुमार को जो युद्ध लड़ रहे होते हैं, हिंदू के राज्यों के साथ वो युद्ध लड़ रहे होते हैं। उसमें वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी जो शक्तियाँ होती है, कैंगलू के लोग उन्हें बंद करके कहीं पे छुपा देते हैं। और जब राजकुमारी यहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि राजकुमार नीचे गिरने वाले होते हैं, पर राजकुमारी उन्हें बचा लेती है। राजकुमार के जो शक्तियों को छुपाया गया होता है, राजकुमारी ने को ढूंढने की बहुत कोशिश की होती है, पर राजकुमारी को नहीं मिली होती है। फिर राजकुमारी सोचती है शायद मेरी किस्मत में यही था। राजकुमारी बताती है कि जैसे हमारे राजकुमार गहरी नींद में चले गए, ऐसे कंसन के लोगों को बचाने के लिए हमारे 6 दीप राजाओं ने अपनी आधी आत्माओं का बलिदान दिया और भूषण शहर को खोल दिया। अब हम सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जो गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ होती है ना, उनके अंदर से निकाल के कहीं पे छुपा दिया होता है। तो हमारी राजकुमारी बोलती है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, पर आपकी अंगूठी मुझे नहीं मिली है। सारी बातें बता के राजकुमारी यहाँ से चली जाती है। फिर राजकुमारी की दोस्त बाहर मिल जाती है। फिर राजकुमारी की दोस्त पूछती है कि आज बस तुमने इतनी ही बातें की? इसका मतलब राजकुमारी हर दिन जाके राजकुमार से बातें करती है। दोस्त बोलती है कि पंडित जी ने बोला है हमें सुन सकते हैं, इसलिए तुम जाके उनसे बात करती हो ना। फिर वो बोलती है कि तुम क्या अभी भी उसका इंतजार कर रही हो? 100 साल हो गए हैं। राजकुमारी बोलती है कि याद उसे किया जाता है जिसे भूला जाता है, पर मैंने तो कभी उसे याद किया ही नहीं है। इसका मतलब राजकुमारी अभी भी सुमो को भूल नहीं पाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पंडित जी के साथ राजकुमारी बात कर रही होती है। जी राजकुमारी को बताते हैं कि ईश्वरी अंगूठी तैयार। पंडित जी बोलते हैं पिछले कई सालों से टेंशन में बहुत युद्ध हुए हैं। फिर पंडित जी बोलते हैं कि कंसन अभी कमजोर पड़ गया है। तो हमारी राजकुमारी बोलती है हमारी मदद कर सकता है उस आदमी को ढूंढने के लिए, मुझे तो रात को टियांग को जाना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है हाँ जी हाँ आपको जाना पड़ेगा। फिर वो राजकुमारी बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। ये बोलने के बाद वो रात को निकल पड़ती है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो सुमो के साथ थी। वो जा रही थी मिरर महल और वहाँ से जाते समय उसे ना कंकाल दिखते। वो देख के वो डर जाती है और उसका पैर फिसलता है और वो एक खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिरर महल को, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे एक मेड आती है, बोलती है कि तारा सामान्य नहीं है, युद्ध जरूर होगा। तो दूसरा वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तारा खास सामान्य नहीं है। तो बताता है त्यांशु। उसके बाद दूसरा वाला आदमी बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारे हिसाब से त्यान क्यों है। और फिर वो मेड कुछ नहीं बोलती। तो उसके बाद वो बोलती है मुखिया जी अब उसे खत्म करने के लिए सेना भेजिए। फिर मुखिया जी बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम्हें लग रहा है। हम शहर जंगशंग की जागीर है, पूरे तरीके से हमारे कब्जे में नहीं है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए अभी। दूसरा वाला आदमी बोलता है कि जियांगशंग अपने आप को क्या समझता है, हम क्या उससे डरते हैं। फिर दूसरी वाली औरत बोलती है एक चींटी भी खाते हैं तो दर्द होता है। ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ के नियम के हिसाब से चलेंगे, सब लोग अपनी मत रखेंगे, फिर हम देखेंगे। उसके बाद हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है। राजकुमारी वहाँ से जा रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमारी के ऊपर कुछ लोग नजर रखे होते हैं और राजकुमारी को भी समझ में आ जाता है। उसके बाद राजकुमारी के ऊपर हमला कर देते हैं वो सारे लोग और उसके बाद राजकुमारी उनके साथ लड़ाई कर रही होती है। और लड़ाई करते हुए राजकुमारी को बहुत दिक्कत हो रही होती है, पर वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है। हीरो देखता है कि राजकुमारी वहाँ पे लड़ाई कर रही है, पर राजकुमारी की मतलब वो शक्ल नहीं देखता, बस देखता है कि एक लड़की लड़ाई कर रही है वहाँ पे। तो राजकुमार वहाँ पे मदद कर देता है। उसके बाद मदद करके वहाँ से चुपचाप चले ही जा रहा होता है, पर हमारे राजकुमारी ने उन्हें देख लिया था। उसके बाद वो पीछे जाती है और उन्हें थैंक यू बोलता है। राजकुमारी की आवाज सुनते हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और वो जैसे ही राजकुमारी को देखते हो तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से उसे लग रहा था कि राजकुमारी की डेथ हो गई है और राजकुमारी भी शॉक हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हमारे हीरो को राजकुमारी के साथ बिताए हुआ हर एक पल याद आ जाता है। उसके बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है, राजकुमारी को जाके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि सच में ये तुम ही हो, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सपना देखा। फिर उसे हक कर लेता है बैक हक करने के बाद उसे बोलता है तुम्हें पता नहीं है 100 सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मैं हर रोज तुम्हें याद करता था, हर रोज मैं तुम्हारे सपने दिखाया करता था, हर रोज मुझे तुम्हारी याद आती थी। बहुत इमोशनल बातें कर राजकुमारी बोलती है तुम काफी बदल गए हो। फिर हमारा सुमो बोलता है कि पर तुम नहीं बदली। फिर हमारी राजकुमारी उसका हाथ हटाती है। राजकुमारी बोलती है कि उस बात को 100 साल हो गए हैं और सब कुछ बदल चुका है। और ऐसे भी बाइन बहुत 100 साल पहले मर चुकी है। बाइन मतलब हमारी राजकुमारी का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर हमारा हीरो राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है क्या बात है। फिर जब वो हाथ पकड़ता है तब उसके हाथ में राजकुमारी की अंगूठी हाथ में आ जाती है। फिर वो बोलता है क्या तुम इस वजह से बदली हो। राजकुमारी बोलती है कि भूल जाओ उन बातों को, मान लो कि वो एक सपना था, अब तुम दिन
से जाग चुके हो और नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करो। ये बोलने के बाद राजकुमारी बहुत इमोशनल हो जाती है, अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है और सुमो खाली देखता रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उस लड़की को देखते हैं जो सुमो के साथ थी। वो बेहोश हो गई थी पर अभी उठ जाती है। फिर वो देखती है कि वो गुफा में गिर गई है। फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करती है पर वो ऊपर जा नहीं पाती। फिर वो आसपास देखने लग जाती है कि आसपास कुछ जगह है क्या, मतलब वो जा सके। फिर वो सुमो को कोसती है कि कैसा इंसान था, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चला गया। फिर वो देखती है कि एक बर्फ के टुकड़े से ना रोशनी निकल रही होती है। फिर वहाँ पे जाती है, फिर उस बर्फ के टुकड़े पे जैसे हाथ रखती है ना, वो बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं। उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे एक बॉक्स है। उसे जैसे वो बॉक्स पकड़ने जाती है उसे एक झटका सा लगता है। फिर वो देखती है कि बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल गया है। फिर उसमें से एक रोशनी निकलती है। अंगूठी है ये रोशनी आ रही होती है और वो जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है और रिंग ऑटोमेटिकली उसकी उंगली में चली जाती है। और वो देखती है कि ये तो रिंग उसकी उंगली में फंस गई है। वो निकालने की भी कोशिश करती है पर वो निकलता नहीं है। फिर वो सोचने लगती है क्या चीज़ है जो उसकी उंगली में फंस गई है, निकल भी नहीं रही है। फिर उसे बोलती है कि प्लीज निकल जाओ, मेरी उंगली से निकल जाओ, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगी। ये सुनने के बाद वहाँ से एक आवाज आती है, क्या सच में तुम वो सब करोगी? फिर वो बोलते कौन हो तुम, सामने आओ ना। इसके बाद वो देखती है कि पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। फिर वो देखती है कि ये तो हमारा राजकुमार है और उसे नहीं पता होता ये हमारा राजकुमार उसे बोलते हैं नन्ही लड़की नमस्ते। ये सुनने के बाद वो डर जाती है और फिर वो जाके एक बर्फ के टुकड़े के पीछे छुप जाती है। फिर वो देखने लगती है कि ये भूत है क्या कुछ और है, पर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। फिर हमारा राजकुमार बोल रहा है तुम मुझे ढूंढ रहे हो? फिर उसे देख के फिर से डर जाती है। फिर उससे पूछती है कि क्या तुम एक भूत हो? तो राजकुमार बोलता है कि हाँ तुम मुझे बोल भी सकते हो कि मैं एक भूत हूँ। ये सुनने के बाद लड़की बहुत डर जाती है। फिर राजकुमार बोलता है डरो मत, ऐसे भी तुमने मेरी अंगूठी पहन रखी है। तो बोलती है क्या ये अंगूठी तो मेरी उंगली से निकल ही नहीं है। तो राजकुमार बोलता है ये अंगूठी तुम्हारे हाथ से निकलेगी भी नहीं। ये सुनने के बाद वो लड़की अपने पीछे से एक चाकू सा निकालती है और उसके बाद अपनी उंगली काटने की कोशिश करती है पर वो रिंग में से रोशनी निकलती है। वो ऐसा कर नहीं पाती। फिर राजकुमार उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे बोलते हैं दूर रहो मुझसे, दूर रहो। उसके बाद वो चिल्लाने लग जाते हैं कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस वजह से वहाँ पे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और राजकुमार उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो समझती नहीं है। उस बार राजकुमार वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि राजकुमार तो गायब हो गए हैं पर वहाँ पे जो टुकड़े गिरे होते हैं वो गिरने बंद नहीं होते। फिर वो राजकुमार को बोलती है कि भूत भैया आप तो यहाँ पे हो तो प्लीज मुझे बचा लो। फिर वो भगवान से भी प्रेयर करती है। फिर राजकुमार बाहर आ जाता है। फिर बोलते हैं मेरी अंगूठी की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद वो अंगूठी को पकड़ती है और दीवार के ऊपर पंच मार देती है और वहाँ से खड्डा बन जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये सारी चीजें सब लोग पानी के आईने में देख रहे होते हैं। फिर पंडित जी बोलते हैं कि तो ईश्वरी अंगूठी है, अंगूठी मिल गई है, तुम लोग वहाँ जाके अंगूठी ले आओ। ये कहने के बाद बाकी सभी बोलते हैं जी पंडित जी। उसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की को देखते जो बाहर आ चुकी होती है। फिर हमारा राजकुमार बोलता है कि तुमने कहा था बाहर आने के बाद मैं जो बोलूंगा तुम करोगी। फिर वो बोलते अरे वो तो मैंने डर के मारे बोला। तो हमारे राजकुमार बोलते हैं ठीक है काम करो तो फिर मेरी अंगूठी मुझे लौटा दो। फिर वो बोलती है कि अरे मैं अंगूठी निकालने की कोशिश तो कर रही हूँ पर वो निकल नहीं रही, तो मैं क्या करूँ, अब तुम क्या चाहते? फिर हमारा राजकुमार बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ताओहान देश जाके ये अंगूठी को लौटा दो। फिर वो लड़की बोलती है क्या ताओहान देश, नाम सुना सुना सा लगता है। फिर वो लड़की चली जाती है ताओहान देश। फिर वो जाते जाते वो बहुत थक जाती है। फिर एक जगह बैठे बैठे वो सो भी जाती है। फिर हमारा राजकुमार आता है और सब बोलने लगता है कि सोना बंद करो और नीचे जाओ। वो बोलती है कि रात में ना ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, हमारे गांव के लोग बोला करते थे। फिर वो सो जाती है। फिर हमारे राजकुमार खाली उसका मुंह देखते रह जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिरर किला दिखाया जाता है। वहाँ पे वो विलन उस मेड को बताता है कि 4 में से एक मोहर टूट गई है, उसमें से ईश्वरी अंगूठी बाहर आ गई है। टैंकी में आने वाले व्यक्ति को मार दिया गया। बातें बाकी मंत्रियों को भी बता दो। फिर वो बोलती है कि जी राजा जी। फिर वो बाकी सारे मंत्री को जाके सारी बातें बता देती है। सॉरी मैंने पिछले वीडियो में इस लड़की को मेड बोला था, ये लड़की राजकुमारी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो राजकुमारी के पिताश्री के साथ बात कर रही होती है ये राजकुमारी। और फिर वो बोलते है कि बाबू शहर त्यांशु के पास है। कोई बोलती है कि आपके बोलने का मतलब है योहान त्यांशु से गुजरने वाले लोगों को मार दे। फिर ये मंत्री बोलता है कि ये अच्छा मौका है, युहान अगर कामयाब हो गया शीलन अपने पद पर नहीं टिक पाएगा। राजकुमारी बोलती है समझ गई मैं, युहान में संदेश पहुंचाती हूँ। फिर में हम एक रेगिस्तान वाले जगह को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो लड़की भाग रही होती है पर अचानक वो गिर जाती है और लड़का भी पीछे से आ जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की को पकड़ लेता है। फिर वो लड़का उसे बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया तुम मुझे मार पाओगे। तो लड़की बोलती है कि योहान कामिलों के नौकर तो कोई और तुम्हें मारेगा। फिर वो लड़का बोलता है फिलहाल तुम तो खुद मरने वाले हो। फिर वो लड़की बोलती है तो फिर तुम अभी क्यों नहीं मार देते। फिर वो लड़का बोलता है कि तो फिर तो तुम्हारे पर अभी रहम हो जाएगा।
उसके बाद लड़का पानी पीने लग जाता है। फिर वो लड़का देखता है कि वो लड़की भी पानी के लिए तड़प रही है, तो फिर वो उसे भी पानी देता है, पर वो लड़की उसका पानी नहीं पीती, उसे फेंक देती है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे धक्का मारता है, वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लड़की को जो सुबह हो जाता है और उठ जाती है, फिर भगवान से प्रार्थना करती है, फिर उस अंगूठी को निकालने की भी कोशिश करती है। तो हमारे राजकुमार आ जाते हैं और बोलते हैं कि सुनो, ये नहीं निकलेगा। तो बोलते हैं एक बार, फिर हमारे राजकुमार बताते हैं कि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है जो आसानी से निकल जाए, ये ईश्वरी अंगूठी है। फिर वो बताती है, देखिए भूत भाई, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। राजकुमार बोलते, देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो लड़की बोलती है, तो फिर मैं अब क्या करूँ? राजकुमार बोलता है, जो मैंने तुम्हें कहा है इसे लेके कावान देश जाओ। तो लड़की बोलती है, आप इतने ताकतवर है तो आप इसे खुद क्यों नहीं भेजते थे? तो बोलता है कि अभी मेरी ये अंगूठी में बंद है और मुझे बस वही दे सकता है जो इस अंगूठी को पहनता है। राजकुमार बोलता है कि तुम्हें मेरा एहसान चुकाने का मौका मिल चुका है, तो फिर तुम इसका फायदा उठाओ और मेरा एहसान चुका दो। ऐसे तुम ऐसी कोई ताकतवर लड़की तो हो नहीं, ऐसे भी तुम बिना गाइड के रहकर जाओगे तो तुम ऐसे खो जाओगे। फिर वो बोलती है, ठीक है तो जैसा बोलोगे मैं ऐसा करूंगी। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रेगिस्तान में बहुत सारे सिपाही दिखाए जाते हैं जो इन लोगों के पास जाके खड़े हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, नेक्स्ट सीन में हम उन्हें बात करते हुए सुनते हैं और वो गार्ड बोलता है कि मैंने उन्हें पानी पिला दिया है और वो अभी कैद खाने में है। और वो बोलता है कि अगर आपको कोई पूछताछ करना है उससे तो आप जा सकते हैं। तो बोलता है ठीक है। इसी बीच एक सिपाही वहाँ पे आता है और बोलता है कि मेरे शहर से आदेश आया है। फिर वो उसे खोल के देखता है, बहन ने बोला है शिपिंग सरदार का आदेश है, फिर टियांगचिंग पहाड़ी के लिए निकलो, देर मत करो और वहाँ से जो भी गुजरे उसे मार दो। और इस मोती में बहुत शक्ति है, ये तुम्हारी मदद करेगी। यूजू, इसका मतलब इस लड़की का नाम यूजू है। एक्शन में हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि भूत भाई आप कहाँ हो? ये ना राजकुमार को भूत भाई बुलाती है। फिर राजकुमार वहाँ पे आ जाते हैं। राजकुमार आता है और बोलता है कि जाके वहाँ पे चुप जाओ। और फिर वहाँ पे दो गार्ड आते हैं। फिर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कोई है। तो वो दूसरा वाला गार्ड बोलता है मुझे भी यही लगा, वैसे भी हमें आदेश मिला है यहाँ पे जो भी आए उसे मार दिया जाए। वाला गार्ड बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, चलो हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजकुमार बोलते हैं कि तुम अब बाहर आ सकती हो। फिर वो बाहर आ जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगती है। बोलती है क्या ये लोग मुझे भी मार देंगे? फिर राजकुमार बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सेनापति को देखते हैं जो कुछ सिपाहियों को देख रहे होते हैं जो शराब पी रहे होते हैं, वहाँ पे जो गहने होते हैं वो देख रहे होते हैं। और फिर सेनापति बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिपाही बहुत डर जाता है और बोलने लगते हैं कि हम तो बस सोने के लिए बैठे थे। फिर सेनापति बोलता है कि हाँ मैंने देखा तुम लोग यहाँ बैठे थे, यहाँ पे तुम लोग शराब पी रहे हो, गहने देख रहे हो और तुम लोग बस बैठे थे, ले जाओ इन्हें। फिर उन्हें ले जाया जाता है। फिर सेनापति को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम अपने राजकुमारी को देखते हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है क्योंकि सूरज निकल चुका होता है, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो देखती है घर को और वहाँ पे जाके वो चुप जाती है। फिर राजकुमारी को सुमो की याद आने लग जाती है कि कल वो कैसे मिले। और उसके बाद दिखाया जाता है राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को देखते हैं, बहुत भूख लगी होती है इसलिए वो कुछ उठा के खाने ही वाली होती है। वहाँ पे राजकुमार आते हैं, उसे बोलते हैं कि ये झिरी लाए मत खाओ। बोलती है कि मैं क्या खाऊं, मुझे कितनी तेज भूख लगी है। फिर उसकी नजर एक फूल पर जाती है। फिर वो बोलती है कि ये क्या है? तो राजकुमार बताते हैं कि खसखस का फूल है। फिर वो बोलती है कि तो देखा सा लगता है। और फिर बोलते हैं कि अरे हाँ, जब हम पहाड़ से आ रहे थे इसके लिए बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे थे, फिर चट्टान गिर गई और उसके बाद लोग मर गए। राजकुमार बोलते हैं कि ये बहुत अनमोल जड़ी बूटी है, तुम्हारी नसीब अच्छी है कि तुम्हें ये मिल गई है, ये लोगों की जान बचाती है। उसके बाद वो बोलती है कि इसे मैं निकाल लूं। तो राजकुमार बोलता है हाँ ये तुम्हें मिली है तो तुम निकाल लो। फिर उसे निकाल लेती है। फिर राजकुमार बोलते हैं कि अपने बालों की पिन से उसके बीच में उसके छेद कर दो ताकि ये भाग ना जाए। उसके बाद वो ऐसा ही करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। फिर वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे सिपाही पहरे दे रहे हैं, ये क्या मुझे पकड़ने आए? फिर राजकुमार बोलते हैं कि फालतू बातें मत बोलो, यहाँ से चलो। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हम सुमो को और इस लड़की को देखते हैं। ये लड़की ना हमेशा सुमो को भाई बुलाती है, तो फिर मैं इस लड़की को सुमो की बहन बोलूंगी, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो सुमो की बहन बोलती है कि आखिरकार हम आ गए। तो सुमो पूछता है कि तुम यहाँ पे आना क्यों चली थी? अरे ईश्वरी अंगूठी तुम्हारे पास क्या करी है? तो सारी बातें बता देती है भाई को। और उसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं अंदर, जो राजकुमारी इनकी आवाज़ें सुन के उठ जाती है और राजकुमारी की जो अंगूठी होती है वो भी चमकने लग जाती है। तो राजकुमारी समझ जाती है ईश्वरी अंगूठी बाहर ही है। तो दरवाजा खोल के देखती है तो देखती है सुमो को। उसके बाद सुमो को देख के वो दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजा बंद होने की आवाज़ बोलती है कि वहाँ कौन है। उसके बाद हम सेनापति को देखते हैं जो जा रहे थे। वहाँ पे एक सिपाही आता है और बताता है कि एक जल पुरुष और एक लड़की को देखा गया है। यहाँ सुमो को देखते हैं जो मंदिर के अंदर जा चुका है, वो देख रहा है कि अंदर कौन छुपा हुआ है। फिर वहाँ पे उसको राजकुमारी दिखती है और राजकुमारी को उसके नाम से पुकारता है। उसका नाम सुनने के बाद सुमो की बहन बोलती है अच्छा तो आप हो जिसका नाम ये नींद में ले रहा था?
ये सुनने के बाद सुमो उसे बोलता है चुप करो और इसे बताओ तुम्हें ये अंगूठी कैसे मिली है। तो उसे सारी बात बता देती है। अरे वो राजकुमारी वो अंगूठी देखने के बाद राजकुमारी बोलती है कि इसका मतलब मोहर टूट गई है क्या। तो सुमो की बहन बोलती है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, तो ये अंगूठी बर्फ की गुफा में मिली थी। तो ये सुन के सुमो पूछता है कि ये अंगूठी बर्फ की गुफा में क्या कर रही है। तो राजकुमारी बताती है कि 100 साल पहले कांचन तबाह हो गया था और राजकुमार की आत्मा कैद हो गई थी और वो 100 सालों से सो रहे हैं। इसी बीच वहाँ पे सिपाही आने लगते हैं और बोलते हैं कि सेनापति जी यहाँ पे यो छुपे हैं। और सेनापति जी वहाँ पे बोलते हैं कि चंदू का सेनापति युवा हूँ, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, आप लोग बाहर आ जाइए, नहीं तो मुझे ये सारी जगह को जला देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सुमो दरवाजा बंद कर देता है। राजकुमारी सुमो की बहन से पूछती है क्या वो क्या तुम्हें ढूंढे, क्या वो अंगूठी के पीछे है। तो सुमो की बहन बोलती है बहुत लंबी कहानी है, जब से मैं आंशी से निकली हूँ तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये बात सुन के राजकुमारी बोलती है मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। बात सुनने के बाद सुमो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाना, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। और उस लड़की को बोलता है कि तुम इसकी बात मानना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद सुमो बाहर चला जाता है उनसे फाइट करने के लिए। उसकी बहन को दिखाया जाता है जो भूत भैया को बुला रही होती है। वहाँ पे राजकुमार जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलती है कि आप नहीं जानते, ये आपके बारे में अच्छी बहुत सारी बातें जानते हैं। तो बोलते हैं कि इसकी अंगूठी और मेरी अंगूठी जोड़ीदार है। तो बोलते हैं कि आपका पति पत्नी हो, तो मना कर देता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। सुमो लड़ाई कर रहा होता है और एक ही बार में बाकी सारे सिपाहियों को तो ढेर कर देता है। पर वहाँ पे सेनापति जी होते हैं ना, उसके पास वो मोती होती है जिस वजह से वो सुमो की पावर्स को मतलब टक्कर दे रहा होता है। इसलिए सेनापति जी और सुमो एक दूसरे के साथ बहुत जम के फाइटिंग करते हैं और वहाँ पे सेनापति जी ऑब्वियसली बात है हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं हमारे सुमो के सामने। फिर वहाँ से हमारी राजकुमारी उस लड़की को, सुमो की बहन को लेके वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ से निकलते हुए सेनापति जी देख लेते हैं उस लड़की की अंगूठी को और वो समझ जाते हैं और वो देखते हैं कि सुमो के सामने वो टिक नहीं सकते, तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुमो की बहन और राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है। सूरज की किरणों की वजह से राजकुमारी को बहुत तकलीफ हो रही होती है, फिर भी राजकुमारी भाग रही होती है और ये सारी चीजें राजकुमार देख रहे होते हैं। राजकुमार उसको बताते हैं कि उससे जल्दी से जल्दी एक छाव वाली जगह में लेके जाओ। सुमो की बहन को बताते हैं नहीं तो क्या उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये सुनने के बाद सुमो की बहन बोलती है मैं और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। उसके बाद उन लोग एक पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद जो राजकुमार उसे बताते हैं देखो मैं गायब होने वाला हूँ, मेरे बारे में सारी चीजें राजकुमारी को बता दो। और ये वो ऐसा ही करती है, वो सारी चीजें राजकुमारी को बता देती है। तो राजकुमारी बोलती है कहाँ पे हो, तो बताती है कि यहीं पे आपके सामने है। और उसके बाद बोलती है कि यहाँ पे आओ मेरे सामने और मेरे हाथों से हाथ मिलाओ। फिर वो दोनों हाथों से हाथ मिलाते हैं, फिर अपने हाथों को ऊंचा करते हैं। फिर इस वजह से उस अंगूठियों से दोनों अंगूठियों से रोशनी निकलने लगती है और ये अंगूठी की जो रोशनी होती है वो बहुत दूर तक जाती है और तो और वो महल को पार करके भी जाती है। उससे वहाँ से जाते हुए वो विलन और वो राजकुमारी देख लेती है। फिर वो विलन बोलता है कि मेरा आदेश है ईश्वरी अंगूठी को वापस लाना। ये सुनने के बाद राजकुमारी बोलते हैं जी महाराज। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजकुमारी के पर वो रोशनी गिरती है और राजकुमार वहाँ से गायब हो जाते हैं और राजकुमार डायरेक्ट राजकुमारी और सुमो की बहन के सामने पहुँच जाते हैं। और उसके बाद राजकुमार बोलते हैं कि आखिरकार 100 सालों के बाद मैं जागेगा। ये देखने के बाद राजकुमारी झुक के बोलती है कि राजकुमार आखिरकार आप जाग गई, 100 सालों से हमारा इंतजार बेकार नहीं गया। ये सुनने के बाद राजकुमार उसके पास जाता है, उसे उठाता है और बोलते हैं कि राजकुमारी से तुम्हारी 100 साल की कोशिश के लिए शुक्रिया। उसके बाद राजकुमारी बोलती है कि आप लोग वहीं पे इंतजार कीजिए, अच्छा मुखिया आते ही होंगे। मैं सुमो के पास जाती हूँ मदद के लिए, उसने मेरी बहुत बार जान बचाई है। ये कह के वहाँ से जाने लगती है पर वहाँ से राजकुमार से रोक बोलता है कि सूरज की किरणों से बच के रहना। तो राजकुमारी बोलती है रात होने वाली, आप फिक्र मत कीजिए। उसके बाद हमें सुमो को दिखाया जाता है। सुमो ने यहाँ पे सबको ढेर कर दिया होता है। राजकुमारी यहाँ पे आके देखती है कि सुमो ने सबको वहाँ पे ढेर कर दिया है। ये सोचती है कि राजकुमारी की सुमो कितना ताकतवर है। राजकुमारी की नजर सेनापति की तलवार में पड़ती है। राजकुमारी सोचने लग जाती है ये क्या तलवार गुरु का शिष्य रह चुका है। और ये सोचने के बाद ये सेनापति भी राजकुमारी की तलवार पर नजर देता है और वो बोलता है कि ये भी क्या शिष्य रह चुकी है। उसके बाद वो अपने लोगों को बोलता है चलो यहाँ से। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमारी ये देखने के बाद वहाँ से सब चले गए तो राजकुमारी भी वहाँ से चले जाती है। फिर हम राजकुमारी के साथ सुमो की बहन को देखते हैं जो राजकुमारी के साथ बात कर रही होती है और वो पूछती है कि आप सच में क्या 100 सालों तक सो रहे थे। तो राजकुमार बोलता है हाँ। तो पूछती है कि आपका और राजकुमारी का क्या रिश्ता है। तो बताता है कि जब 100 साल पहले मैं ताज राजकुमार था तब वो मेरी राजकुमारी मतलब मेरी वाइफ बनने वाली थी पर हमारी शादी नहीं हो पाई इसलिए। तो बोलती इसका मतलब वो आपकी पत्नी नहीं है।
तो बोलता है हाँ मेरी पत्नी नहीं है। फिर सुमो की बहन कटे हुए जगह में नमक छिड़कने का काम करती है और वो बोलती है मैंने तो देखा था राजकुमारी को और सुमो को कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब क्या वो प्रेमी और प्रेमिका है। और ये सुनने के बाद तो राजकुमार का मोह उतर जाता है, फिर भी राजकुमार कुछ बोलते नहीं है और वो समझ जाते हैं कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो चुप हो जाती है, अपना टॉपिक बदल देती है। सुमो की बहन बहुत सारे सवाल पूछती है और राजकुमार उसका जवाब देते हैं और राजकुमार सारी बातें उसे बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। 6 साल पहले कैंगलू ने कोंगशेंग पे हमला किया। सबको रोकने के लिए 6 मुखियाओं ने बुशी शहर को खोला था। सिर्फ बुशी शहर को खोल के हम किले के कोंगशेंग के लोगों को बचा सकते। ये सारी बातें पंडित जी उनको बताते हैं। किले के लोग मारे जाने पे कोंगशेंग के लोग गायब हो गए। लुहांग कांप रहा था। लोगों की रक्षा के लिए अनगिनत बर्फ के गोले नीरज झील में गिरने लगे। तब से 1 लाख कोंगशेंग के लोग बुशी शहर के निवासी बन गए। वो वहाँ पर सो रहे हैं, इसलिए 6 मुखिया धूप निकलने पर बाहर नहीं निकल सकते। ये सुनने के बाद सुमो की बहन बोलती है कि इसलिए राजकुमार की स्किन जल रही थी धूप पर निकलने पर। तो राजकुमार बोलते हैं हाँ। फिर राजकुमार बोलते हैं कि अब तो ईश्वरीय और शाही अंगूठी कोंगशेंग के लोगों को आप यहाँ पे ला सकते। ये सुनने के बाद बोलते ईश्वरीय अंगूठी तो मिल गई है, देखो मेरी उंगली पर। राजकुमार बोलते हैं कि हाँ मिल तो गई है, बस तुम्हारे वजह से। उन लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे उनके दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देख के राजकुमार बड़े खुश हो जाते हैं। बाद राजकुमार सुमो की बहन को सबसे मिलाता है और बताता है कि ये लड़की की उंगली में ईश्वरीय अंगूठी है, अब से हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए तुम लोग इसकी रक्षा करो, मैं राजकुमारी को ढूंढ के आ जाता हूँ। उसके बाद राजकुमारी को दिखाया जाता है जो जारी होती है। सुमो आ जाता है। सुमो बोलता है कि तुम जब यहाँ पे आ ही गई थी तो तुम ऐसे जा क्यों रही हो। राजकुमारी सुमो को कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे सुमो को हर्ट होता है, पर सुमो बोलता है मुझे पता है कि इन 100 सालों में तुमने मुझे याद किया है, तुमने मुझे मिस करती थी। तो राजकुमारी बोलती है कि मैं उन 100 सालों को भूल चुकी हूँ, वो एक गलत डिसीजन था मेरे लिए और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। ये कहते वो चली जाती है, पर उनकी आंखों में आंसू रहता है और सुमो भी वहाँ पे खड़े खड़े देखता रह जाता है। फिर सुमो भी वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी वहाँ से जा ही रही थी, वहाँ से राजकुमार आ जाता है और राजकुमार देख लेता है सुमो को वहाँ से जाते हुए। राजकुमारी बोलती है कि चलिए। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी और राजकुमार अपने दोस्तों के पास पहुँच जाते हैं। फिर उन लोग बोलते हैं कि चलिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ठीक है चलते हैं। फिर सुमो की बहन बोलते हैं कि मुझे भी जाना पड़ेगा बुशी शहर। फिर वो अपनी अंगूठी निकालने की कोशिश करते पर वो निकलता नहीं है। फिर वो बोलती है भूत भाई देखो ना ये अंगूठी निकल नहीं रही है, आप तो भी जिंदा हो गए हो ना, तो फिर आप इस अंगूठी को निकाल लो, ये निकल क्यों नहीं रही है। तो बोलता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता ये क्यों नहीं निकल रही है, पर इसका कोई जरूर मतलब होगा। फिर वो बोलती है कि आप क्या मजाक कर रहे हो, आपको पता नहीं है। बाकी लोगों से पूछती है कि भूषण में कोई है जो इसे निकाल सकता है। तो बोलते हैं कि तुम भूषण शहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम वहाँ की नहीं हो। उसके बाद वो बोलते तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर राजकुमारी बोलती है तुम फिक्र मत करो। राजकुमार बोलते एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा नीचे जाओ, वहाँ पे टांगवांग देश है, वारियों का देश है, वहाँ पे जाके तुम एक अच्छा सा जगह देखिए, वहाँ पे रहने लगो, हम तुम्हें बाद में वहाँ से ले आएंगे। वो बोलते नहीं मुझे अगर कोई उधर पकड़ लिया तो मुझे डर लगता है। तो बोलते तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारे पास ईश्वरी अंगूठी है, जब तुम वहाँ पे फंस गई थी तब ईश्वरी अंगूठी तुम्हारी मदद की थी ना। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है तो फिर टेंशन मत लो, तुम वहाँ से जाओ। तो बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, पर तुम लोग लेके जरूर आना। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। फिर हम सुमो को देखते हैं जो सुमो राजकुमारी की सारी बातों को याद कर रहा होता है। राजकुमारी ने उसे बोला होता है कि 100 साल पहले जब मैं वहाँ से कूदी थी तभी मेरा दिल मर गया था, मैंने तुमसे मिलने की कभी उम्मीद नहीं की, मेरे कुछ कहने क्या ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 100 साल पहले जो हुआ था वो मेरी एक गलती थी। ये कह के वहाँ से चली जाती है। राजकुमार बोलता है कि तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मुझे और क्या चाहिए। ये कहने के बाद वो एक मोती निकालता है, उसमें बोलता है कि रूह मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। ये कहने के बाद वो मोती को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। फिर राजकुमारी को दिखाया जाता है हमें। फिर राजकुमारी की दोस्त आती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तो राजकुमारी बोलती है शायद धूप के वजह से, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर राजकुमारी की दोस्त पूछती है तुम सुमो से मिली थी, क्या क्या हुआ।
तो सारी बातें उसे बता देती है और ये सारी बातें राजकुमार सुन लेते हैं। उसके बाद राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भागते भागते वहाँ पे पंडित जी आते हैं, बोलते राजकुमार आप आ गए, आप उठ गए, मैं 100 सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमार भी उन्हें देख के बड़े खुश हो जाते हैं। और अचानक पंडित जी की नजर चली जाती है उनकी उंगली पे। वो कहते हैं आपकी अंगूठी कहाँ चली गई? तो उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि वो अंगूठी उस लड़की के पास है और वो यहाँ की नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं ला सकते थे उसको, इसलिए उसको हम लोगों ने दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो पंडित जी ये बात सुन के थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ईश्वरी अंगूठी ने उस लड़की को क्यों चुना। नेक्स्ट सीन में हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पे उसी कैदी लड़की को लेके जा रहे होते हैं जिसने सेनापति को मारने की कोशिश की थी। वहाँ पे दूसरा सेनापति आता है और बोलता है कि इसे मुझे लेके जाने की आदेश मिला है। तो वाला सेनापति उस कैदी को लेके चला जाता है मिरर किले पे और वो कैदी देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मंत्री जी को देखते हैं जो सेनापति जी के पास गए होते मिलने के लिए। फिर मंत्री जी बोलते हैं कि प्यांशु से निकले हुए लोग मारे गए। सेनापति जी झुक के माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि नाकाम हो गए। फिर वो सेनापति जी को बोलता है कि पहले खड़े हो जाओ। मंत्री जी बोलते हैं कि एक मौका मिला है तुम्हें, पर तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। सेनापति जी मंत्री जी को सारी बातें बता देते कि पहाड़ के ऊपर क्या क्या हुआ था। 2 व्यक्ति मिले थे, एक जल पुरुष था और उनमें से एक लड़की थी और उन दोनों के साथ वो लड़ाई करते हुए नाकाम हो गए। और सारी बातें सुनने के बाद वो बोलते हैं तुम पर जिसने हमला किया था वो तुम्हारे पास ही है ना? बोलता है हाँ। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, तो उसे तुम पूरा नहीं कोई और पूरा करेगा। ये सुनने के बाद वो सोचने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन उस लड़की को देखते हैं जिससे सब लोगों ने बांध के रखा होता है। एक आदमी आता है और उसे टॉर्चर करता है और उससे सच बुलवाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं है और उसका गला पकड़ लेता है। उसके बाद एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी इसके दिमाग को बस करने की कोशिश करता है। आदमी बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो पागल हो जाएगी, नहीं तो अपने आदर्श को भूल जाएगी। तो बोलता है कि ऐसे भी एक कैदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच एक सिपाही आता है और उन्हें बताता है कि आपके लिए एक चिट्ठी आई है। फिर वो उसे बोलता है रुक जाओ। सुमो के दोस्त को देखते हैं जो उस लड़की से मिलने गया होता है, पर वहाँ पे वो लड़की उस पर हमला कर देती है और वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और सुमो के दोस्त पर तीर चला देते हैं और वो तीर जाके सुमो के दोस्त को लग जाता है। पर सुमो का दोस्त कैसे करके वहाँ से बच के निकल जाता है और पानी में जाके कूद जाता है और वो सिपाही उसे ढूंढ नहीं पाते। सारी बातें जब मंत्री जी को पता चलता है वो दोनों सेनापति पर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। काले कपड़े पहने वाले सेनापति को बोलते हैं कि तुम उस जल पुरुष को ढूंढो। फिर वो दूसरे सेनापति को बोलते हैं कि त्यांजू पहाड़ी पर गुजरने वालों को मार दो, वो काम अभी भी बाकी है। फिर वो मंत्री बोलता है अब तुम लोग जा सकते हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस हम सुमो की बहन को देखते हैं जो मार्केट में आई हुई होती है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे सिपाही तलाशी ले रहे होते हैं तो थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसकी भी तो सर्चिंग चल रही होती है ना। तो वहाँ से गार्ड से बच के अंदर चली जाती है। फिर वो घूमने लग जाती है। फिर उसके पास कुछ बच्चे आ जाते हैं और उनके साथ खेलने लग जाती है। खेलते खेलते उसे भूख लग जाती है। फिर उसे एक पाव की दुकान दिखती है तो वहाँ पे चली जाती है। जाते समय वो अंकल से टकरा जाती है तो उनसे माफी मांगने लग जाती है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अंकल उसे देखने लग जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो पाव की दुकान में जाके बोलते हैं क्या आप एक जड़ी बूटी के बदले मुझे पाव देंगे? तो आदमी बोलता है कि तुम मुझे एक सूखी लकड़ी के बदले मुझसे पाव लेना चाहती हो? जाओ मेरा टाइम मत खोटा करो। और उसके बाद उसे वहाँ से भगा देते हैं। अरे आदमी सारी चीजें देख रहा होता है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है पर वो अंकल उसके पीछे आते हैं और उससे बोलते हैं क्या वही लड़की सुनो कि तुम मुझसे टकरा गई थी ना थोड़ी देर पहले, मैं इसलिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके बदले तुम्हें पाव देना चाहता हूँ। तो वो भी भूखी रहती है तो पाव ले लेती है। फिर वो अंकल उससे बातें करने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ की तो नहीं लगती, तो तुम कहाँ से आई हो? उन्हें बताती है कि मैं सेंट्रल प्लेन से आई हूँ। तो ये सुनने के बाद अंकल बोलते क्या इतने दूर से तुम अकेले आई हो? तो बताती है हाँ मैं अकेले आई हूँ। फिर वो उस अंकल से पूछती है कि यहाँ पे कोई दवाई की दुकान है क्या, मुझे अपनी जड़ी बूटियाँ बेचनी है। तो बोलते हैं हाँ है ना एक आदमी जो खरीदता है सारी चीजें, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो बोलते शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिस लड़की की वजह से सुमो के दोस्त को चोट लग गई होती है। उसके बाद वो आदमी से आता है और बताता है कि वो वहाँ से भाग गया, अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद उसे मारने जा रहा होता है कि दूसरा वाला सेनापति आके उसे रोक देता है। सेनापति बोलता है कि आप मंत्री जी के आदेश को ठुकरा नहीं सकते। तो सेनापति बोलता है कि इसे मैं लाया था यहाँ पे तो मैं देख लूंगा। मामूली कैदी होती ना तो गरम लोहे के सामने सब कुछ बोल देती। तुम बहुत सख्त हो। फिर वो लड़की बोलती है तुम हो कौन? फिर वो मंत्री बोलता है एक और चाल,
फिर वो लड़की बोलती है मैं जब से होश में आई हूँ तब से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। मंटी जी बोलते हैं कि ये जब से होश में आई है तब से इसने कुछ बोला है क्या? तो ये दूसरा मंटी बोलता है इसने कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने इसके दिमाग को बस करने की कोशिश की, इसकी याददाश्त चली गई। ये सुनने के बाद इस मंटी को एक आइडिया आता है, तो उसे बोलता है कि अब तो तुम किसी की काम की। मंटी बोलता है इन चीजों से बचने का एक रास्ता है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दूसरा वाला मंटी बोलता है कि आप इसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मंटी जी उसकी बात को इग्नोर मारते हैं और उस लड़की से पूछते हैं जवाब दो। तो वो बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो फिर मैं तुम्हारी एहसान को उतारूंगी जरूर। तो बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसे लेके चले जाते हैं। फिर उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि ये मजबूत है, वफादार है और तो और चतुर भी है, ये हमारे काम आ सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुमो की बहन को उसी आदमी के साथ उसे बेचने के लिए लेके आया हुआ था। फिर वो अंदर जाते हैं, फिर वो उसका मालिक आता है उस जगह का। फिर वो उस आदमी को बोलता है कि ये यहाँ की नहीं है और तो और अकेली भी है और देखो कितनी खूबसूरत है, तो इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। तो आदमी बोलता है ठीक है, पहले मुझे देखने दो। फिर वो बुढ़ा उसका हाथ पकड़ के देखने लग जाता है। फिर वो अपनी हाथ छुड़ाती है और उसे जड़ी बूटियां दिखाने लग जाती है। फिर वो बुढ़ा उसकी जड़ी बूटी की टोकरी को फेंक देता है और बोलता है ये सब क्या कर रहे हो? फिर वो आदमी बोलता है अरे सच कह रहा हूँ, ये इसको देखने की क्या जरूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। वो समझ जाते हैं कि इसको बेचने के लिए लेके आए हो इधर, तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर उसे पकड़ लेता है। फिर वो आदमी उसे पैसे देता है दूसरे आदमी को, और पैसे मिलते हैं उसका हाथ छोड़ देता है। इसका मौका पाते ही वो वहाँ से भाग जाती है और जैसे भाग जाती है वहाँ पे उसके अंकल आ जाते हैं, उसे पकड़ के फिर अंदर ले जाते हैं। वो मदद के लिए बुलाती है पर वहाँ पे कोई होता नहीं है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि राजकुमारी की जो अंगूठी होती है ना उसमें कुछ हलचल होती है। राजकुमारी पंडित जी के पास जाती है, बोलती है कि लगता है नासिन मुसीबत में है क्योंकि अंगूठी में कुछ हलचल हो रही है। नासिन ना सुमो की बहन का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। पंडित जी बोलते हैं नासिन ने ईश्वरी अंगूठी पहन रखी है तो हम लोग उसे मिरर आईने में देख सकते हैं। फिर उन लोग मिरर आईने में देखने लग जाते हैं कि उसको कुछ लोग पकड़ के उस आदमी के पास लेके जा रहे होते हैं। तो ये देख के राजकुमारी बोलती है मैं जाती हूँ उसकी मदद करने के लिए, पर राजकुमार उसे रोक देते हैं, बोलते देखो वहाँ पे सुमो आ गया है। अब देखते हैं हम सुमो को। सुमो वहाँ पे आता है और सबको ऐसे एक ही बार में हवा में उड़ा देता है और उसके बाद वहाँ पे अपनी बहन को लेके वहाँ से चला जाता है और वो भी भाई भाई करते करते उसके साथ चली जाती है। वहाँ से उन दोनों को देखते हैं वहाँ से जाते हुए। फिर वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मैं मुसीबत में हूँ, आज बचाने के लिए शुक्रिया। और बोलती है तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। तो बोलती है तुम हंसते ज्यादा अच्छे लगते हो, तुम हंसते क्यों नहीं हो? तो सुमो गुस्से में बोलता है मेरा पीछा मत करो। तो बोलती मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, नहीं तो तुम मुझे वहाँ पे बचाने कैसे आ जाते? फिर सुमो उसे बोलता है कि टियान को पहाड़ी का रास्ता यहाँ से है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो बोलती है कि हम दोनों साथ में चलते हैं ना, हम साथ क्यों नहीं जा सकते? तो हम दोनों साथ में जाएंगे तो बाई से भी मिल लेंगे, बाई मतलब हमारी राजकुमारी से। फिर बोलता है कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते क्या? हाँ बोलो ना, ये सब कहती है और सुमो को गुस्सा आ जाता है। सुमो से गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम कसिनो का देखते हैं जहाँ पे सब लोग जुआ खेल रहे होते हैं। इसी बीच हम रू को भी देखते हैं। रू को सब लोग वहाँ पे रानी माँ बुला रहे होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि रू यहाँ की ओनर है। फिर हम वहाँ पे ना सुमो की बहन को खरीदने वाले आदमी को भी देखते हैं जो अपने मालिक के पास आया होता है सारी बार। वो आदमी भी उसे दिख जाता है जिस आदमी ने उससे नाज़रीन को बेचने की कोशिश की होती है। फिर उसका मालिक और वो आदमी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके वजह से उसका नुकसान हुआ होता है, पर पकड़ते समय वो सुमो से टकरा जाता है और उसके बाद वो आदमी को सुमो उठा के पटक देता है। उसके बाद उसका जो मालिक होता है वो तो देख के चौंक जाता है। फिर दूसरा आदमी आगे सुमो को धन्यवाद बोलता है तो सुमो उसे भगा देता है वहाँ से। फिर वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पे रू आती है और सुमो को देखने के बाद उसे कमरे के अंदर ले जाती है और उसके साथ बातें करने लग जाती है। तो बोलती है कि राजकुमार हमें आपका संदेश मिल गया था, हमें पता था कि आप आने वाले हैं। आप इतने सालों से कहाँ थे? आपने हमें कुछ बताया नहीं, आप बस एक खत छोड़ के चले गए थे। तो बताता है कि मैं शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए दूर गया था और अभी मैं काफी शक्तिशाली हो चुका हूँ। जी हाँ, आपने हमें खत में बताया था कि आप शक्तियाँ ढूंढने जा रहे हैं, पर आप इतने सालों से कहाँ थे? ठीक तो है ना? तो सुमो बोलता है माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को काफी परेशान किया है। अभी मेरी समुद्र शक्तियाँ जागी भी नहीं, पर मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि मैं अभी काफी शक्तिशाली हो गया। वो बोलती है कि इन चीजों के लिए आपने काफी तकलीफ सही है। तो सुमो बोलता है जो सहा वो तो कुछ भी नहीं है, आपने तो
धन कमाने के लिए जुआ घर भी चलाया है और तो और फंक्शन के सेना के बारे में पता भी लगा रही है। बहुत मेहनत करी है। तो रूह बोलती है कि आप ऐसा मत करिए, हमें जल्द से जल्द पाइलियो समुद्र में जाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो सुमो पूछता है ऐसे जब तो मैंने आपको और एंजी को मिरर से सबको ले जाने को कहा था तो क्या हुआ? रूह ने बताती है कि पहले तो हमें उन्होंने छोड़ दिया था पर बाद में हमें फिर से पकड़ लिया जाता है। फिर पता नहीं उन लोगों का क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तो मार दिया गया होगा। सुमो रूबी को बताता है कि मिरर किले में उसने रक्तबंधन एक बार इस्तेमाल किया था पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनने के बाद रूबी बोलती है ये कैसे हो सकता है? रूबी उसे अपना हिडन कमरा दिखाती है और उसके अंदर लेके जाती है और वहाँ पे जाके सारी प्लानिंग बताती है कि उसने इतने सालों से क्या क्या तैयारी की है। सुबह देख के भी इम्प्रेस हो जाता है सारी चीजें और बोलता है आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर रूबी उन्हें बोलती है राजकुमार आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। उसके बाद राजकुमार वहाँ पे मतलब हमारा जो हीरो होता है वहाँ पे आराम कर रहा होता है। फिर वो राजकुमारी को याद करने लग जाता है। राजकुमारी को याद करते करते उसकी पाउच को बाहर निकालता है और उसे देख के उसे राजकुमारी की सारी बातें याद आने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जागने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी सारी शक्तियाँ जुजू पहाड़ी में कैद है, तो शहर और मिरर किले में भी। तो पंडित जी बोलते हैं जी ठीक है। फिर हमारी राजकुमारी बोलती है कि शाही अंगूठी और ईश्वरी अंगूठी एक दूसरे को महसूस कर सकती है, तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। ये सुनने के बाद पंडित जी उन्हें मना कर देते हैं कि दिन के क्षण के सभी लोग बुरी शहर से दिन में बाहर नहीं निकल सकते, रात में भी बस 6 ही पंक्ति निकल सकते। अगर ऐसा रहा तो हम नासिन की रक्षा कैसे करेंगे? फिर राजकुमार बोलते हैं कि हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। फिर पंडित जी बोलते हैं हमारी मदद कौन करेगा? राजकुमार बोलते हैं कि किसने कहा कौशंग के 1 लाख लोग बुशी शहर से हैं, अभी भी एक बाहर है, एक इंसान युवांग में है। ये सुनने के बाद राजकुमारी बोलती है सेनापति जी। तो राजकुमार बोलते हैं हाँ। फिर हम सेनापति को देखते हैं। सेनापति की साथी उसके पास आती है, उससे बताती है कि आज हमारी किस्मत अच्छी है, आज मेरे को खरगोश मिला है। फिर सेनापति बोलते हैं कि उस पहाड़ के पीछे युवांग है, हम वहीं पे रहेंगे। तो उसकी साथी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ तो मैं कहीं पे भी रह लूंगी, पर आपको तो खाली शराब और जुआ खेलने की पड़ी है। तो बोलती है कि मैं बाल धोने जा रही हूँ, आके मैं खाना बना दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुमो की बहन को देखते हैं जो जंगल में थी और सुमो की तारीफ कर रही थी। उसके बाद राजकुमारी की अंगूठी चमकने लग जाती है। फिर राजकुमार बोलते अब क्या हो गया? फिर राजकुमार बोलते पंडित जी को अब हमें जल लाइना दिखाइए। इस बीच हम देखते हैं कि सुमो की बहन को कोई पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं है, सुमो का दोस्त ही होता है। फिर सुमो का दोस्त बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है कि तुम्हें छुरी लगी, मैं इसे निकाल देती हूँ। तो बोलता है कि ये झिझिला, इसे छुओ मत। फिर उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो बताती नासिन। तो बोलता है नासिन एक काम करो, इस चीज को जाके युआन के मालकिन को दे देना और उसे कहना मैं अपने काम पूरा करने से पहले मर गया हूँ। यही कहते और बेहोश होने लगता है। तो कहता है ऐसे मत कहो, तुम जिंदा हो, मेरे पास कई सारी जड़ी बूटियां हैं। उसके बाद वो खसखस के फूल को देखती है, फिर उसे उठाती है। तो बोलते मुझे कहाँ ले जा रही हो? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने ले जा रही हूँ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं पंडित जी को और राजकुमार को बात करते हुए। वही बोलती है कि नासिन ने इतनी मुसीबत के टाइम पे ईश्वरी अंगूठी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो राजकुमार बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं नासिन को, बोलती है कि ये बाकी लोगों की जान बचाती, उसने मुझसे सही कहा था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जानती हो ये कितनी कीमती जड़ी बूटी थी, तो भी तुमने मुझ पर इस्तेमाल की। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, मुझे सारी बातें पता है। तो बोलता तुम एक अनजान के लिए तुमने ये क्यों किया? तो बोलती है कि तुम मुझसे ज्यादा कीमती हो इसलिए। उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा खसखस का फूल नहीं दे सकता। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, इसकी जगह तुम खुद को मुझे दे दो। सुनने के बाद तो जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि हम किसी के गुलाम नहीं बनते। वो बोलती नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं कही दीदी। फिर वो बोलती है क्या तुम जल पुरुष हो? तो बोलता है हाँ। तो बोलते पर तुम दिखते तो नहीं हो। तो अपना कान दिखा देता है और उससे पता चल जाता है कि जल पुरुष है। उसे दर्द होने लगता है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम रो सकते हो। तो बोलता है कि तुम ये चाहते हो ना मैं जाके रो और मेरी आंखों से मोती निकले और तुम उसे ले सको। तो बोलती है क्या तुम काफी समझदार हो। इसी बीच उन्हें बाहर से सिपाहियों की आवाज आने लग जाती है और हमें बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पे सिपाही और सेनापति जी आ गए होते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि सुमो का दोस्त सही पे था और वहाँ पे
काम पूरा करना है। मुझे यौन डेट जाना होगा। नासिन, हमें अलविदा कहना होगा। ने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। नासिन बोलती है अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यकीन नहीं करोगे पर मैं भी हो ही जा रही हूँ, फिर तुम मेरे साथ मारी जाओगी। तो बोलती है कि तुमने कहा था तो मेरा एहसान चुकाओगे। ऐसे भी युवांग बहुत बड़ा है, अगर हम अलग हो गए तो तुम मेरा एहसान कैसे उतारोगे? फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो एक चिन्ह बनाता है। फिर वो बोलती है कि ये क्या है? तो बोलता है कि ये चिन्ह मेरे दोस्त यहाँ पे आएंगे तो समझ जाएंगे। फिर वो दोनों मार्केट की ओर चले जाते हैं। फिर सिपाही बोलते हैं वो रहे, पकड़ो उसे। उसके बाद वो सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं और नासिन बहुत डर जाती है और वो सिपाही आगे चले जाते हैं किसी और व्यक्ति को पकड़ने के लिए। सेनापति जी को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं यहाँ के मार्केट में तो शराब की खुशबू तक नहीं है, कमाल कमा के रही है। सेनापति के साथी बोलते हैं जी वहाँ पे मिलेगी हमें शराब, ये कसिनो होता है रूबी का। फिर उन लोग वहाँ पे जाते हैं। उस लड़की को बोलते हैं तुम शराब लाओ तब तक मैं खेलता हूँ। सेनापति को वो लड़की बोलती है सेनापति हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है तो आप ज्यादा मत खेलना। फिर सेनापति वहाँ पे जाता है और बोलते हैं कि मुझे भी खेलना, तो वो बोलते हैं ठीक है खेलो। उसके बाद हम देखते हैं सेनापति की जो बातें पूछते हैं कि महारानी रू यहीं पे है। तो आदमी बोलता है कौन? तो बोलते हैं मैं कांगचन सेना की पूर्व योद्धा हूँ, मैंने सुना है राजकुमार जल्दी यहाँ पे लौट के आने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो तांगवांग आ गए होंगे। आदमी बोलता है मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है, ये 200 का है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। फिर हम सुमो को देखते हैं जो वहाँ पे पहुँच गया होता है जहाँ पे सुमो की बहन और उसका दोस्त था। फिर वो देखता है कि वहाँ पे निशान बनाया तो समझ जाता है यहाँ पे उसका दोस्त था। फिर हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमो की बहन और सुमो का दोस्त सिपाहियों से चुप रहे होते हैं। फिर अचानक उन लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो सिपाही लोग बोलते कि इन्हें पकड़ो। ये चीजें देख के सुमो की बहन बहुत डर जाती है और बोलती है मुझे मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रही हूँ। पर वो तो किसी और को पकड़ने जा रहे होते हैं और वो डर जाती है। फिर वहाँ पे सुमो आता है और उसे बोलता है कि अगर मरना नहीं चाहती तो सारा दिन बाहर मत घुमा करो। तो बोलती है कि भैया। कसिनो का सीन देखते हैं जहाँ पे मंत्री सब कुछ हार चुके होते हैं। तो उसके बाजू वाला आदमी बोलता है आज मैंने बहुत जीता है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें उधार दूं तो फिर एक काम करो, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हें 50 मुद्राएं दे सकता हूँ। उसके पहले मैं तुम्हारा सामान देखूंगा, सबसे पहले इसके कपड़े उतारो। ये उसके बाद सेनापति जी बोलते हैं ये जो कह रहे हैं वो करो, इन्हें दिखा दो अपनी सुंदर टांगे। उसके बाद वो अपने टांगों को फैलाती है और जोर से उसके आंख में एक लात मारती है। तो आदमी बोलता है रख लो मेरे सारे पैसे रख लो, मैं जा रहा हूँ ऐसे। फिर सेनापति बोलते हैं कि किसी और को भी देखना है खूबसूरत पे। फिर हम सुमो को देखते हैं जो सिपाहियों से छुपा हुआ था। उसके बाद हम सेनापति को देखते हैं जो बोलता है कि मेरी तलवार कहाँ है। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता आपकी तलवार कहाँ है। फिर उसे तलवार मिल जाती है। फिर अपनी तलवार को दाव पे लगा देता है कि बोलता है ये 10,000 का है, कोई लगा सकता है दाव 10,000 का। उसके बाद सब लोग बोलने लगते बाप रे बाप इतनी महंगी चीज। उसके बाद सेनापति की नजर सुमो के पर चली जाती है। सेनापति सोचता है कि लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया है। सुमो की नजर भी सेनापति पर पड़ जाती है पर वो वहाँ से चला जाता है और सेनापति अपनी तलवार उठाते सुमो पर हमला करने चले जाते हैं। फिर सुमो बोलता है कि सेनापति जी सिंह काफी वक्त हो गए मिले। सेनापति बोलते हैं कि आखिरकार तो मिल ही गए। फिर उस पर हमला करने वाले होते हैं पर वहाँ पे रूह आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पे काफी लोग हैं, आप ऐसा मत कीजिए। उसके बाद सुमो बोलता है कि सेनापति कहीं और चलते हैं। फिर उन लोग एक कमरे में जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही सेनापति जी सुमो पर हमला कर देते हैं और वो हमला सुमो के पूरे गले पे लग जाता है। और जैसे देखते हैं कि सेनापति जी कि उससे सुमो मरने वाला है पर अपने हमले को रोक देते हैं और वो साइड में हो जाते हैं और सुमो को दिखाया जाता है जो उसकी चोट है ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। ये देख के सेनापति जी शॉक हो जाता है। फिर सेनापति बोलते हैं तुमने पलट के बाहर क्यों नहीं किया, तुम्हें क्या दुख हो रहा है? 100 साल पहले तुमने जो गलती की थी। तो सुमो बोलता है जो मैंने गलती की थी उसकी सजा मुझे खाली राजकुमारी देगी। बोलते उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे की? बोलता है कि राजकुमारी ने जो मुझ पर एहसान किए उसका मैं एहसान जरूर चुकाऊंगा और अभी मुझे किसी की जान बचानी है, इसलिए तुम मुझे मजबूर मत करो। फिर सेनापति बोलते हैं मैं ही इंतजार करूंगा। फिर सुमो बोलता है ठीक है। फिर सुमो वहाँ से जाने लगता है तो सेनापति के साथी से मिलता है और वो बोलती है राजकुमार। तो बोलते काफी वक्त हुए मिले। तो बोलती है जी हाँ आप ही है तो फिर समुंदर के राजा। फिर वो पूछती है अंशी कैसा है। सुमो बोलता है कि फिक्र मत करो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, ये सुमो का दोस्त का नाम है अंशी, ठीक है। सेनापति जी आते हैं बोलते समुंदर का राजा। तो बोलती है कि जी हाँ मैं यहाँ पे महारानी रू से मिलने आई थी और उन्होंने हमें बताया था कि समुंदर के राजा आने वाले हैं। सेनापति जी बोलती है उम्मीद नहीं थी वो समुंदर का राजा होगा। फिर वो बोलती है मैं आपसे ये छुपाना नहीं चाहती थी। बोलते जब तुम्हें खबर मिली थी तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो चुप
चुप हो जाती है। फिर वो उसे बोलते हैं कि जाके अपना काम करो, मैं यही रुकूंगा। तो फिर हम सुमो को देखते हैं, सुमो अपने दोस्त को ठीक कर रहा होता है। अचानक से उसे कुछ होता है तो रूह पूछती है कि आप ठीक है ना राजकुमार? तो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलती है एंजी, तो बोलता है हाँ वो भी ठीक हो जाएगा, बस आराम करेगा। तो फिर उसे चाय देती है और उसके साथ बातें करती है। फिर रूह पूछती है कि आप कौन से मंत्र का अभ्यास करते हैं, आपको क्या तकलीफ नहीं होती? आपने एंजी को इतनी जल्दी ठीक कर दिया। सुमो बोलता है कि एंजी पर बहुत खतरनाक एक जहर लगाया गया था, अगर बर्फीला इसका इस्तेमाल ना किया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये सुनने के बाद ध्रुव बोलती है कि बर्फीला खसखस उसे कहाँ से मिला? फिर सुमो नासिन का नाम लेता है और बोलता है कि अभी मुझे आराम करना है, आप जाइए। फिर हम नासिन को देखते हैं मार्केट में जो सुमो को ढूंढ रहा होता है और वहाँ पे राजकुमारी आ जाती है और उसका नाम पुकारती है। तो भागती हुई राजकुमारी के पास जाती है। राजकुमारी उससे पूछती है तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बताती है कि मैं सुमो भैया को ढूंढ रही हूँ। नासिन की नजर उसी जुआ घर में पड़ती है। फिर वो वहाँ पे जाती है पर वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पे जाने नहीं देते। वो बोलती है मुझे पता है यहाँ पे एक जल पुरुष और मेरे सुमो भैया यहाँ पे आए हो। तो बोलते यहाँ पे कोई सुमो नहीं है और यहाँ पे कोई जल पुरुष भी नहीं है। सारी चीजें हमारी राजकुमारी देख रही थी। फिर वो आती है यहाँ पे, बोलती है कि जुआ घर है ना, तो फिर हम यहाँ पे जुआ खेलने जा रहे हैं। फिर अंदर आने के बाद वो बोलती है कि बाहिन मैं यहाँ ढूंढने जा रही हूँ। तो बाहिन बोलती है कि मैं वहाँ ढूंढने जा रही हूँ। फिर बाहिन जब ढूंढने जा रही होती है तब वो देखती है कि सेनापति को शराब पीते हुए। फिर उसके पास जाती है, उसका नाम पुकारते हैं। सेनापति जी जैसे उसे देखते हैं, राजकुमारी आप जिंदा है? तो राजकुमारी उसे बताते कि 100 साल उस शहर खोलने के लिए हमारे 6 पंच जीयू पहाड़ी पर मर गए थे। आपको ये पता है ना, हम पूरे समय उस शहर में रहते, किसी को नहीं पता। सेनापति माफी मांगते और बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे तुम्हें सौंपा था और कहा था कि तुम्हारी रक्षा करूं, पर मैं नहीं कर पाया। कुमारी बोलती है कि आप माफी मत मांगिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने भी तो 100 सालों तक कितना कुछ झेला है। फिर हम रूह को देखते हैं। रूह बोलती है सेनापति के साथी को कि 100 सालों तक तुम उनके साथ थी, फिर भी तुम यहाँ क्यों नहीं आई अपनी बहन की रूह की जगह लेने के लिए? फिर बोलती है क्या आप जानती मेरी बहन कहाँ है? तो बता देती है कि सेनापति को मारने के लिए गई थी पर वहाँ पे पकड़ी गई और मुझे ऐसा लगता है कि वो मारी गई है। ये सुनने के बाद वो सैड हो जाती है। फिर हम राजकुमार को देखते हैं जो मैजिक से बचने के लिए एक आभूषण बना रहे थे। तो राजकुमारी के दोस्त आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि राजकुमार आप क्या करे? तो सारी बातें बता देते हैं। बचने के लिए मैं ये आभूषण बना रहा हूँ, अगर ये ज्यादा चमकने लगे तो समझ जाना इसकी शक्तियाँ खत्म हो रही है। राजकुमारी की दोस्त बोलती है शुक्रिया राजकुमार। फिर वो बोलती है कि राजकुमार हाथ में जो आभूषण है वो कितना खूबसूरत है, उसमें एक फूल भी बना है, पर मेरे आभूषण में फूल क्यों नहीं बना है? मेरे वाले में भी होता तो काफी खूबसूरत लगता। ये सुनते ही वो छुपा लेते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब एक ही जैसे है, एक ही शक्तियाँ इनमें। तो बोलती है कि अच्छा एक ही शक्तियाँ है? तो बोलते हैं हाँ एक्चुअली ना राजकुमारी को ये फूल पसंद है इसलिए मैंने इसमें रखा है। तो बोल अच्छा राजकुमारी को पसंद है इसलिए। फिर राजकुमार टॉपिक बदलते हुए बोलते हैं कि राजकुमारी को बहुत टाइम हो गया, पता नहीं उसे नासिन मिली होगी भी क्या नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेनापति जी को जो फिर सेनापति सिपाहियों को बोलते हैं कि मैं चंगू का सेनापति, दरवाजा खोलो। फिर वो दरवाजा खोल देते हैं। सेनापति जी बोलते हैं जैसे तुम्हें एक जलपुरुष लड़की के साथ दिखे ऐसे मुझे आकर बताना, जाओ उसे ढूंढो। फिर बोलते हैं जी सेनापति जी। फिर वो एक आदमी को लेके आते हैं। फिर सेनापति को बोलते हैं कि ये आदमी बोल रहा है कि इसने इन दोनों को देखा था। फिर वो बोलता है ठीक से देखो। वो बोलता है हाँ मैंने इन दोनों को देखा था। फिर हम सेनापति को देखते हैं राजकुमारी के साथ। राजकुमारी बोल रही होती है पहले आप कभी शराब नहीं पीते थे पर अभी। सेनापति बोलते हैं कि मेरी बात छोड़ो, मुझे लगा था कि फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। राजकुमारी सेनापति को बताती है कि मैंने कभी राजकुमार से शादी नहीं की थी, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं। राजकुमारी बताती है कि राजकुमार हमेशा बताते हैं कि अगर आप होते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि आप हर चीज को संभाल लेते। सेनापति जी बोलते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे हाथ कांपते शराब पीने के कारण, मुझसे नहीं होगा। सेनापति पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई थी? तो बताती है कि मैं नासिन के साथ यहाँ पे आई थी। छोरी अंगूठी ने नासिन को चुना है, ये वही है जिसने राजकुमार की पहली मोहर तोड़ी थी। लेकिन अब कांगलियों के लोग उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप उसकी रक्षा करें और बाकी मोहर खोलने में भी आप उसकी मदद करें क्योंकि अब हम 6 पंच दिन में बाहर नहीं निकल सकते। सेनापति बोलते हैं कि लेकिन क्यों तुम दिन में बाहर क्यों नहीं निकल सकती? तो बोलती है कि ये भूषण शहर को खोलने का कीमत है। राजकुमारी सेनापति को बहुत समझाने की कोशिश करते पर वो समझते नहीं है और वहाँ पे नासिन आती है और बोलती है कि मुझे सुमो कहीं पे भी नहीं मिला। ये जानने के बाद तो सेनापति और गुस्सा हो जाता है और बताते हैं कि सुमो अब राजा बन चुका है समुद्र का। जानने के बाद राजकुमारी शॉक हो जाती है। सेनापति वहाँ से चले जाते हैं। नासिन बोलती है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? फिर राजकुमारी बोलती है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला। फिर बोलती है सुमो को ढूंढने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वो बोलती है कि राजकुमारी देखो ना मुझे ऐसा लगता है कि
कि इस कमरे में कोई है। फिर उन लोग देखते हैं इस कमरे में, पर वहाँ पे कोई दिखता नहीं। पर वहाँ पे रूह आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। राजकुमारी माफी मांगती है और बोलती है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। ये सारी बातें सुमो सुन रहा होता है। रूह बोलती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। फिर राजकुमारी को याद आता है कि 100 साल पहले रूह को उसने स्टार ओशन कोर्टयार्ड में देखा था। फिर वो बताती है कि 100 साल पहले हम मिल चुके हैं, आपको याद है? तो बताती है कि 100 साल पुरानी बातें कौन याद रखता है। रूह ऐसा बोलती है। फिर अचानक सुमो को कुछ होने लगता है। सुमो दरवाजा खोल देता है। फिर राजकुमारी अंदर चली जाती है। नाज़िम भी अंदर जाने की कोशिश करती है पर रूह उसे रोक लेती है। फिर हम राजकुमारी को देखते हैं जो अंदर देख रही होती है कि क्या है उधर। फिर अचानक से सुमो पीछे से आ जाता है। फिर राजकुमारी सुमो को देखती है। फिर सुमो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। राजकुमारी सुमो को अपने पास से दूर करती है। फिर बोलती है तुम क्या कर रही हो? नाज़िम रूह को बताती है कि एंशिम घायल था तो मैं उसे यहाँ ला रही थी, पर रास्ते में मुझे सुमो भैया मिल गया। सुमो वहाँ से उसे ले गया। फिर वो बोलती है चुप करो। फिर वो देखती है खिड़की से सिपाही यहाँ पे आ रहे हैं। वो बोलती है कि कांगड़ू की सेना यहाँ पे क्या करे, क्या तुम उन्हें लाई हो? तो बोलती है कि नहीं, मैं उन्हें क्यों लाऊंगी यहाँ पे। तो बोलती है यहाँ पे तो फिर क्या करे। तो वो बोलती है कि एंशी को पकड़ने तो नहीं आए। ये सुनने के बाद उसको देखने लगती है और उससे उसका नाम पूछती है। फिर वो बोलती है कि मेरा नाम नासिन है। तो बोलती है कि नासिन तुम मेरा एक काम करो, ये मोती को बाहर ले जाओ। तो मना कर देती है कि बोलती है कि बाहर बहुत सिपाही है, मैं नहीं जाऊंगी। तो बोलती है कि तुम, फिर वो बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती अंशी मुसीबत में पड़े तो तुम जाके ये संदेशा पहुंचा दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सेनापति आते हैं और बोलते हैं कि सिपाही ढूंढो उन्हें। फिर वो ढूंढने लग जाते हैं। फिर हम सुमो की बहन को देखते हैं जो पीछे के दरवाजे से चली जाती है। कैसीनो के अंदर युवा सेनापति भी आ जाते हैं और दूसरा वाला सेनापति उससे बोलता है कि पधारिए सेनापति। फिर रूह आती है और बोलती है कि इतने सारे अधिकारी मेरे जुआ घर में आए हैं, स्वागत तो करना पड़ेगा। फिर हम राजकुमारी और हमारे सुमो को देखते हैं। राजकुमारी बोलती है कि काली भाप कैसी। और सुमो बोलता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। तो राजकुमारी बोलती है सुमो तुम बड़ी अजीब लग रहे हो। सुमो बोलता है कि अजीब, मुझ में क्या अजीब है। ये बोलते हुए राजकुमारी पर हमला कर देता है। राजकुमारी भी उसके हमले को रोक देती है। इससे सुमो को थोड़ा चोट लग जाता है। राजकुमारी उसके पास जाती है। ये मौका पाते सुमो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है बर्फीले पहाड़ पे तुमने मुझसे कहा कि 100 साल पहले वो मेरा प्यार नहीं, पर तुम्हें नहीं पता मैंने दिन रात खड़ी तुम्हारा सपना देखा है भाई, और मुझे कितनी तकलीफ दोगी। ये कहने के बाद उसका गला दबाने लग जाता है। फिर राजकुमारी उसको बोलती है सुमो। और जैसे राजकुमारी उसे सुमो बोलती है ऐसे अचानक उसे पुरानी बातें याद आने लग जाती है और उसका गला छोड़ देता है। और फिर सुमो सोचने लगता है उसने भी क्या कर दिया। फिर राजकुमारी बोलती है कि सुमो तुम्हें क्या हुआ। सुमो कुछ बोलता नहीं और पीछे घूम जाता है। फिर हम देखते हैं सेनापति के साथ ध्रुव बात कर रही होती है। सेनापति बोलता है कि सुना है कि जुआ घर में बहुत कमाई होती है। तो ध्रुव बोलती है बस गुजारा हो जाता है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे खेल सकते हैं, मैं इंतजाम करवा सकती। तो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, देख के बताइए इन लोगों को आपने कभी देखा है क्या नहीं। तो बताती है मैंने इन दोनों को कभी अपने जुए खाने में नहीं देखा है। सेनापति बोलता है कि किसी गुनहगार को अपने घर में पनाह देना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो बोलती है सेनापति मेरे घर में ऐसा कोई नहीं। हम देखते हैं कि राजकुमारी बोलती है सुमो। फिर सुमो बोलता है तुम जाती क्यों नहीं, तुमने मुझे भूलने के लिए कहा था। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें पता है जिंदगी में मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। फिर भी तुम मुझे बस 100 सालों में भूल गई। वाकई जिंदा हो तो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई। बोलती है कि सुमो छोड़ो मुझे। सुमो बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा तो तुम चली जाओगी यहाँ से। भाई तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या तुम मुझे बताओगी। राजकुमारी बोलती है तुम मुझे जाने दो। सुमो बोलता है नहीं। उसकी सुमो के सर में दर्द होने लगता है। राजकुमारी इसका फायदा उठाकर सुमो को बेहोश कर देती है और सुमो एक सपने के अंदर चला जाता है जहाँ पे राजकुमारी और वो होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सुमो गिरने वाला होता है पर राजकुमारी आके उसे पकड़ लेती है। हम सेनापति को देखते हैं जो तलाशी ले रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई छुपा है क्या नहीं। वो उस रूम में भी आ जाते हैं जहाँ पे जिसके नीचे सुमो और राजकुमारी होते हैं। वो तलाशी ले रहा था और रूह के साथ बात भी कर रहा था। तो रूह से बोलता है कि ये क्या आपका कमरा है। तो रूह बोलती है जी। तो वो बोलता है कि मैं जान के रहूंगा यहाँ पे कितने गुप्त कमरे हैं। ये कहने के बाद वो फिर से ढूंढने लग जाता है।